बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 होम्योस्टेसिस के ऊपर। लास्ट हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन आपसे शेयर किया और साथ ही साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर हुआ जो कि था थर्मोरेगुलेशन इन मैमल। आज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं जो कि है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। सो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के साथ। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, अब ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में जो मेजर हमारे पास पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, 2 क्या होती हैं जी? हमारे पास किडनीज होती हैं। नंबर नेक्स्ट 2 हमारे पास यूरेटर। नेक्स्ट एक हमारे पास क्या होता है? ब्लैडर होता है। और एक हमारे पास लास्ट क्या होता है जी? यूरिथ्रा होता है। ठीक है जी। अब किडनीज की बात करें तो ये हमारे पास किडनीज हैं जी, ये लेफ्ट और राइट, तो ये आपके पास क्या है? किडनीज। अब याद रखिएगा, जब दो आपके पास किडनी है तो एक आपके पास क्या होगी? डेफिनेटली एक आपके पास होगी राइट और एक आपके पास क्या होगी? लेफ्ट। जो राइट किडनी है वो लिटिल बिट बिलो होगी फ्रॉम द लेफ्ट वन। अब बिलो होने की रीजन क्या है? तो राइट जो है वो लिटिल बिट क्या होगी? बिलो होने की रीजन ये है कि यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? लीवर। तो लीवर के प्रेजेंट की वजह से जो राइट वाली किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। और दोनों किडनीज के ऊपर क्या होता है जी? इस तरह करके पड़े होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड कितने होंगे? 2, क्योंकि किडनीज हमारे पास कितनी है जी? 2। तो ये आपके पास है एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट है, केमिकल कम्युनिकेशन का। सो हमारे पास 2 किडनीज हैं। उन किडनीज में देख लीजिए जी, जो राइट वाली है वो लिटिल बिट बिलो, लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊंची होती है और दोनों के ऊपर क्या होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। और राइट वाली की लिटिल बिट लो होने की वजह क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है जी? लीवर। अगर आप किडनी को बाहर निकाल के देखें तो आपको पता है जी बीन शेप है जी इसकी, बीन शेप लोबिया नुमा। ओके, अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे ये अंदर की तरफ ये है जी इसका कन्वेक्स साइड और ये जो दूसरी तरफ है ये है इसकी ये है जी इसकी कनकेव साइड और ये है इसकी कॉन्वेक्स साइड। तो 2 हमारे पास किडनीज की क्या होती हैं जी? साइड्स होती हैं। एक है कनकेव और दूसरी आपके पास क्या है? कन्वेक्स। अब चेक कर लीजिए, कनकेव के अंदर आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा है। इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं जी हाइलस। तो ये नेम आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हम किडनी का अगर हम वेट देखें तो वेट तो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट less than 1% of the total body weight। तो बॉडी वेट से 1% से भी नीचे इनका क्या होता है जी? वेट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इतने ज्यादा है कि ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं 20% ऑफ ईच कार्डिक साइकिल। हर कार्डिक साइकिल का 20% ये बड़ी आसानी से रिसीव कर लेते हैं ताकि उसको क्या किया जाए? फिल्टर किया जाए। तो इस डिप्रेशन से, जिसे हम हाइलस कह रहे हैं, इसमें क्या होता है? इसमें रिनल आर्टरीज होती हैं जो कि एओर्टा से आ रही हैं और इसी से रिनल वेन निकलती है जो कि जाएगी टुवर्ड इंफीरियर वेना केवा और इसी में से जो है वो क्या निकलती है जी? रिनल पेल्विस निकलती है जो कि एक ब्रॉड डक्ट है। तो ये जो आपके पास ये जो आपको निकलती नजर आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं? रिनल पेल्विस बोलते हैं। और नीचे जाके ये देखिए क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो चेक कर लीजिए जी, 2 आपके पास डक्ट हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। और ये क्या है? नैरो डक्ट है जी,
नैरो डक्ट्स, और क्या करती हैं, ये रिसीव करती हैं यूरिन फ्रॉम बोथ किडनीज। ठीक है जी, दोनों किडनी से इसने क्या करना होता है, यूरिन रिसीव करना होता है और जाके डाल देना है किसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। तो एक ब्लैडर होता है जी, ये हमारे पास है ब्लैडर, ब्लैडर जो कि एक आपके पास क्या है जी, फैक लाइक स्ट्रक्चर है जी, फैक लाइक, और कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। क्या करता है जी, स्टोर करता है यूरिन को और फिर उसको बॉडी से क्या करवाता है, रिलीज करवाता है। तो ये जो लास्ट पार्ट है हमारे पास नैरो डक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, जो कि आपके पास है सिंगल ओपनिंग, सिंगल नैरो डक्ट है। और याद रखिएगा यूरिथ्रा जो होती है इन मेल ये ओपन होती है इनटू पीनस, और वहां से क्या कर दिया जाता है, यूरिन को रिलीज करवा दिया जाता है। बट अगर मैं बात करूं इन फीमेल, तो इन फीमेल नियर टू वजाइना, नियर टू वजाइना जो यूरिनरी ऑरिफिस होगा, क्योंकि एक वजाइनल ऑरिफिस होता है, एक यूरिनरी ऑरिफिस होता है, तो ये यूरिनरी ऑरिफिस में ओपन होगी और वहां से क्या किया जाएगा, यूरिन को ओपन कर दिया जाएगा। तो इस तरह आपके पास ब्लैडर भी कंप्लीट हुआ और यूरिथ्रा भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, किडनी से यूरिन बनता रहता है और कॉन्टिन्यूसली इस ब्लैडर के अंदर क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। 800 से लेकर 900 सीसी तक जो है वो यूरिन इसके अंदर क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। और फीमेल में जो ब्लैडर होता है वो थोड़ा डीप होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूट्रस, और जब कंसीव होता है यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्या होता है जी, अपना साइज थोड़ा सा श्रिंक कर लेता है, थोड़ा छोटा कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपना साइज क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह आपके पास जो है ये इसकी जो है वो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी है। ये सारे का सारा अपरेटस जो है वो हमारी बॉडी में होता है ताकि यूरिन वगैरह को क्या कर सके, बॉडी से एक्सक्रीट कर सके। अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर में आए तो किडनी के नेक्स्ट हम चलते हैं जी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये सारा जो हमने देखा ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आइए जी बात करते हैं किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर में आएंगे तो हम किडनी का लेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। आइए जरा हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में चलते हैं। तो हमने ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया। अब जब उसे आप लंबाई के रुख में उसे काटोगे और अंदर से ऑब्जर्व करोगे तो दो मेन पार्ट नजर आएंगे। ये बाहर वाला पार्ट इसका क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, मिडुला, मिडुला। अब मिडुला के अंदर बेशुमार आपको नजर आ रही है ये ब्लैक कलर की क्या, पायरामिड्स, जिनके अंदर बेशुमार क्या होती हैं जी, ट्यूब्स होती हैं, डक्ट होती हैं। और ये हाइलस, हाइलस में ये जो ऊपर आ रही है ये आपके पास है जी रिनल आर्टरी, जो मैंने बताया कहां से आती है, एओर्टा से आती है। और ये आपके पास है जी रिनल वेन, जो कि वापस किस में जाएगी, डेफिनेटली ये इंफीरियर वेना केवा में जाएगी। और सारी की सारी ये जो पायरामिड्स हैं ये कलेक्टिवली ओपन हो रही हैं एक ब्रॉड डक्ट के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिनल पेल्विस बोलते हैं। और फिर ये नैरो हो जाती है। जब ये नैरो हो जाती है तब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यूरेटर। दो यूरेटर होती हैं जो फाइनली ओपन होती हैं इनटू ब्लैडर। अब यहां पे अगर गौर करें तो एक तरफ रिनल आर्टरी आ रही है, रिनल वेन बाहर निकल रही है। तो रिनल आर्टरी जब आएगी तो ये ब्लड लेके आएगी। अब जब रिनल वेन जाएगी तो डेफिनेटली वो ब्लड बाहर लेके जाएगी। किडनी का काम क्या होता है, ये आने वाले ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करती है और यूरिन की फॉर्म में उसे क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिनल आर्टरी से जब ब्लड आ रहा होगा तो ब्लड के अंदर कॉम्पोनेंट की कॉम्पोजिशन कुछ और होगी, और जब रिनल वेन से ब्लड वापस निकल रहा है तो तब उसकी कॉम्पोजिशन कुछ और होगी। तो आइए जरा इस लिहाज से दोनों का डिफरेंस देखते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूं रिनल आर्टरी
और एक तरफ मैं लिखता हूं रिनल वेन, ताकि हमें मालूम पड़े कि दोनों के अंदर क्या फर्क होगा। रिनल वेन, तो जब रिनल आर्टरी आ रही है तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, उसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि आपको पता है आर्टरीज में होता ही क्या है, ऑक्सीजनेटेड। एक ही आपके पास एक्सेप्शनल केस है, वो आपके पास कौन सी होती है, पल्मोनरी। और यहां आपके पास क्या होगा, यहां होगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक हो गया जी। अब ये जो आपके पास रिनल आर्टरी है, इसमें क्या होगा, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा होंगे, और इसमें लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। क्यों, क्योंकि फिल्टर हो चुका है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिन की फॉर्म में निकाले जा चुके हैं। यहां पे जब आएगा रिनल आर्टरी में तो होगा इम्बैलेंस वाटर, पानी भी जो है वो इम्बैलेंस होगा, और यहां पे होगा बैलेंस वाटर। जितना वाटर बॉडी से निकालना है निकाल दिया जाएगा, जितना बॉडी की डिमांड है रिनल वेन में उतना पानी वापस भेज दिया जाएगा। जब रिनल आर्टरीज आ रही हैं तो इसमें क्या होंगे, मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसमें अच्छी खासी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या होंगी, लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, क्योंकि यहां पे रिनल आर्टरी जब आई, किडनी को दिया, तो किडनी ने क्या किया, फिल्टर करके उसको यूरिन बना के रिलीज कर दिया, और जो ब्लड फिल्टर करके वापस ब्लड रिटर्न किया जाएगा उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस डेफिनेटली क्या होंगी, कम होंगी। तो इस तरह जो रिनल आर्टरी आ रही है वो ये सारे कॉम्पोनेंट लेके आ रही है, और जब रिनल वेन वापस जाएगी इंफीरियर वेना केवा में तो इस तरह ब्लड कॉम्पोजिशन, इस तरह की ब्लड कॉम्पोजिशन लेके वापस जा रही होगी। तो ये हमारे पास किडनी का क्या था, इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम यहां गौर से देखें माइक्रोस्कोप की मदद से तो मालूम पड़ता है इसके अंदर बेशुमार क्या है जी, छोटी छोटी डक्ट्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अब कुछ नेफ्रॉन ऐसी होंगी विच आर जस्ट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, और छोटा सा उनका क्या होगा, लूप ऑफ हेनले होगा। और कुछ ऐसी भी होंगी विच आर एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मिडुला, और उनका डीप क्या होगा, लूप ऑफ हेनले होगा। तो जो मेजर हिस्सा जिनका जो है वो कॉर्टेक्स में होगा वो आपके पास होंगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो डीप होंगी और होंगी एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मिडुला, और उनका लूप ऑफ हेनले भी डीप होगा, उन्हें हम बोलते हैं जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन। तो ये दो तरह की हमारी किडनी में क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती हैं। सो आइए जरा जी इन नेफ्रॉन्स को डिटेल में देखते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है जी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, नेफ्रॉन कहलाता है। अब नेफ्रॉन की हमारे पास दो तरह की टाइप्स थी। तो टाइप्स में एक आपने पढ़ा था जक्स्टा मिडुलरी, तो एक थी कॉर्टिकल। तो आइए जरा जी इनके अंदर चलते हैं। तो एक आपके पास है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक हमारे पास है जक्स्टा मिडुलरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए जरा उस चीज को देखते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नंबर 1 कॉर्टिकल, नंबर 2 जक्स्टा मिडुलरी। अब इन दोनों में डिफरेंस जरा गौर से देखिएगा। जो हमारे पास कॉर्टेक्स होती है ये होती है जी इन कॉर्टेक्स, तो वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में होंगी, और ये कहां होगी, एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मिडुला। तो कॉर्टेक्स और मिडुला के बॉर्डर पे होंगी। जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये बेसिकली क्या होती हैं, विद शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, जबकि यहां हमारे पास होता है
लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले का पहला लोकेशन का डिफरेंस, दूसरा साइज ऑफ लूप ऑफ हेनले। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये फॉर्म डाइल्यूट यूरिन, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन फॉर्म डाइल्यूट यूरिन, ये डाइल्यूट यूरिन बनाती है, जबकि ये फॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तीसरा डिफरेंस हुआ। चौथा, इनमें होगा नो वैजा रेक्टा, इनमें वैजा रेक्टा नहीं होता, जबकि इनमें कंटेन वैजा रेक्टा। ठीक है जी। तो ये जो है वो मेन डिफरेंस है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर में आए कि स्ट्रक्चर में क्या हमारे पास जो है वो है, तो आइए इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है जी जिसे आप बोलते हो रिनल कॉर्पिसल, कॉर्पिसल, और एक जिसे हम बोलते हैं रिनल ट्यूब्यूल, रिनल ट्यूब्यूल। तो ये दो मेन पार्ट है। अब जी रिनल कॉर्पिसल में हमारे पास क्या है, रिनल कॉर्पिसल में हमारे पास फर्दर दो मेन पार्ट हैं। एक को हम बोलते हैं जी ग्लोमेरुलस और एक को हम बोलते हैं जी बूमेन्स कैप्सूल, बूमेन्स कैप्सूल। ये दो मेन पार्ट हैं जी हमारे पास रिनल कॉर्पिसल के। सो रिनल कॉर्पिसल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलस और बूमेन कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, यह है जी नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये ब्लड कैपिलरीज का एक क्या है जी नेटवर्क होता है। और इसमें जब ब्लड आता है तो ब्लड आता है बाय एफरंट आर्टरियोल्स और ब्लड यहां से लीव करेगा, निकलेगा बाय इफरंट आर्टरियोल्स। सो ए वाला एफरंट मीन इनकमिंग, ई वाला स्टैंड्स फॉर एग्जिट। तो जरा चेक कीजिएगा, ये मैंने जो आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, इसमें ये मेरे पास है रिनल आर्टरी और ये मेरे पास, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये मेरे पास है रिनल वेन, और ये जो निकल रही है इसे हम बोलते हैं एफरंट आर्टरियोल्स। और ये जो आपके पास नेटवर्क बन रहा है, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं जी ग्लोमेरुलस। ठीक है जी, ग्लोमेरुलस। और ये जो आपके पास ये नेटवर्क के बाद ये जो वापस निकल रही है ब्लड कैपिलरीज, इसे हम क्या बोलते हैं इफरंट आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिनल आर्टरी से ब्लड आएगा एफरंट में, एफरंट से आएगा ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से कहां चला जाएगा इफरंट में। जबकि वुमेन कैप्सूल क्या होती है, तो वुमेन कैप्सूल जो है ये होता है जी कप शेप स्ट्रक्चर। ठीक है जी, और इसने क्या किया होता है, टोटली कवर किया होता है, कवर दी ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस को मुकम्मल तौर पे कवर किए हुए। तो ये आपके पास जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल, मेंस कैप्सूल, जो कि अच्छी तरह इसको क्या किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। अब आते हैं जी रिनल ट्यूब्यूल्स की तरफ। अब रिनल ट्यूब्यूल में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो आपको हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये आपके पास है पीसीटी। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, जो मेरे पास यू शेप स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसे हम बोलते हैं जी लूप ऑफ हेनले, जो कि एक यू शेप स्ट्रक्चर है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है
वो होता है जी DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड। तो ये जो आपके पास है ये एंड पे ये है आपके पास DCT। प्रॉक्सिमल कहते हैं पास वाले को, नियर बाय, और डिस्टल कहते हैं दूर वाले को। तो पहला बलदार हिस्सा जो पास पास ही है, दूसरा यू शेप का लूप ऑफ हेनले, और तीसरा जो आपके पास नजर आ रहा है डिस्टल, वो आपके पास डिस्टल कॉन्वोलेटेड है जो दूर वाला है। तो ये तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब ये जो DCT है ये फाइनली ओपन होता है इनटू कलेक्टिंग डक्ट, ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। और याद रखिएगा एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई नेफ्रॉन ओपन होती हैं, तो ये मेरे पास जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। और इस कलेक्टिंग डक्ट में ये देखिए जी कई नेफ्रॉन आके क्या होती हैं? अटैच होती हैं। यानी कि एक कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, ये कई नेफ्रॉन का पार्ट होता है। तो ये मेरे पास जो है वो इसका नेफ्रॉन का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा गौर कीजिए यहां पे क्या हुआ, ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ये गई और इन्होंने क्या किया? अच्छी तरह ये जो रीनल ट्यूब्यूल है इसको कवर कर लिया। जब ये अच्छी तरह रीनल ट्यूब्यूल को कवर कर लेती हैं तो यहां पे ये जो आपके पास नेटवर्क बना है ब्लड कैपिलरीज का, इस ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क को बोलते हैं पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब ये जो नेटवर्क है, अगर यही नेटवर्क थ्रू आउट नीचे आ जाए तो ये पेरीट्यूबुलर है, ये आपके पास कौन सी होगी? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो लूप ऑफ हेनले पे आके उसके पैरेलल घूमकर एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाए, तो तब इसे हम क्या बोलते हैं? वेजा रेक्टा, वेजा रेक्टा। बात दोबारा जरा गौर से सुन लीजिए। मैंने कहा कि जो इफरेंट है ये जो आपके पास बना रही है नेटवर्क, इस नेटवर्क को हम क्या बोल रहे हैं? पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो रिनल जो है वो ट्यूब्यूल्स को अच्छी तरह क्या कर रही है? कवर कर रही है। अब इसी तरह अगर नीचे तक आ जाए तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और अगर ऐसा हो जाए कि ये एक यू शेप स्ट्रक्चर बना दे तो फिर वो आपके पास क्या कहलाती है? फिर वो आपके पास कहलाती है वेजा रेक्टा। और मैंने बताया कि वेजा रेक्टा जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होगी और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में होगी। तो यहां पे आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना है ये आपके पास क्या है जी? ये आपके सामने है, ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है? हमने कहा जी ये किडनी का जो है वो फंक्शनल यूनिट है। जब फंक्शनल यूनिट है तो किडनी का काम क्या है? नेफ्रॉन का काम, यानी किडनी का काम क्या है? यूरिन बनाना। तो नेफ्रॉन का काम भी क्या होगा? डेफिनेटली यूरिन बनाना। तो आइए जी बात करते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की तरफ, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन की तरफ। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सो जो फर्स्ट स्टेप होगा उसे हम बोलते हैं जी फिल्ट्रेशन। तो पहला स्टेप है जी फिल्ट्रेशन का। अब फिल्ट्रेशन क्या है? बाजरा गौर से सुनिएगा कि यहां से हमारे पास रिनल आर्टरीज आई और रिनल आर्टरीज से क्या निकली? एफरेंट आर्टरियोल्स, और एफरेंट आर्टरियोल से निकला क्या? ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस से क्या होगा? ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये हाईली पोरस होता है, हाईली सुराखदार होता है। यहां से कंटेंट फिल्टर होकर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। वो जो कंटेंट निकल रहा है बाहर उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो हमारे पास यहां निकल रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो कि निकल रहा है ग्लोमेरुलस में से, और वो निकल कर कहां जाएगा? बूमेन्स कैप्सूल में। जो बूमेन कैप्सूल की इंटरनल लाइनिंग होती है वहां पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं विच आर नोन एज पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, उनके दरमियान में से कंटेंट फिल्टर होकर अंदर जाएगा। अब याद रखिएगा ये जो कंटेंट आ रहा है यहां पे जो एफरेंट गुजर रही है इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट का डायमीटर कम होता है। जब यहां डायमीटर ज्यादा होगा तो मैक्सिमम क्या होगा? ब्लड पास होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर की वजह से कंटेंट यहां से बाहर निकलेगा। वो जो कंटेंट बाहर निकलेगा वो डेफिनेटली प्लाज्मा नेचर का होगा, उसमें ब्लड सेल्स वगैरह नहीं हो सकते, लेकिन प्लाज्मा वाले कंटेंट उसमें जरूर होंगे। यानी कि उसके अंदर जो है वो पानी हो सकता है, उसके अंदर जो है वो ग्लूकोज हो सकता है, उसके अंदर अमीनो एसिड हो सकती हैं, उसके अंदर फैट्स हो सकती हैं, उसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, और साथ ही साथ बेशुमार क्या होंगे? मिनरल्स वगैरह होंगे, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। लेकिन बड़ी प्रोटीन के मॉलिक्यूल नहीं होंगे।
कोई ब्लड सेल्स में नहीं होगा। तो देखिए जब फिल्ट्रेशन की जा रही है तो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं वही निकल रहे हैं, बड़े स्ट्रक्चर नहीं निकल रहे, इसलिए इस फिल्ट्रेशन को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहां से ग्लोमेरुलस से कंटेंट निकलकर कहां आ गया, बूमेन कैप्सूल में आ जाएगा। अब बूमेन कैप्सूल से ये कंटेंट कहां से गुजरेगा, रीनल ट्यूब्यूल में से, पीसीटी में से, लूप ऑफ हेनले में से और डीसीटी में से। अब इन रीनल ट्यूब्यूल्स का काम क्या है, इन रीनल ट्यूब्यूल्स का काम है अब्जॉर्प्शन करना, अब्जॉर्प्शन। तो जैसे ही ये जो कंटेंट है जिसे आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा, जैसे ही ये पास होगा इन रीनल ट्यूब्यूल्स में से, तो यहां से क्या कर लिया जाएगा, वाटर को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को और फैट्स वगैरह को और मिनरल्स वगैरह को, इन सब को क्या कर लिया जाएगा, अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है जी। जब इनको अब्जॉर्ब कर लिया गया तो पहले निकाला गया, फिर अब्जॉर्ब कर लिया गया। जब दोबारा अब्जॉर्ब किया है तो डेफिनेटली ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि दोबारा अब्जॉर्ब किया है। और चेक करिए, मैंने कहा वाटर को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, फैट्स को, मिनरल्स को अब्जॉर्ब किया, लेकिन यूरिया को, यूरिक एसिड को, इनको अब्जॉर्ब नहीं किया। जब इनको अब्जॉर्ब नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कंटेंट में से कुछ की सिलेक्शन होगी, कुछ की सिलेक्शन नहीं हुई। जब कुछ की सिलेक्शन हुई, कुछ की सिलेक्शन नहीं हुई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव। तो ये जो अब्जॉर्प्शन होगी ये कौन सी होगी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो जितना कंटेंट जरूरी है वो सारा पीसीटी में से, लूप ऑफ हेनले में से, डीसीटी में से निकाल लिया जाएगा, और जो वेस्ट है वो क्या बन जाएगा, वो यूरिन बन जाएगा, जिसको कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या कर दिया जाएगा, एंटर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पे होगी ट्यूबुलर सिक्रीशंस। अब वो क्या होती है, सिक्रीशंस। बेसिकली ये जो हमारे पास रिनल ट्यूब्यूल्स हैं, इनकी जो इंटरनल लाइनिंग है ये क्या करेंगी, ये कुछ सिक्रीशंस पैदा करेंगी, और इन सिक्रीशंस का अच्छा खासा रोल होगा टू मेंटेन पीएच ऑफ यूरिन, कि यूरिन की पीएच को क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। तो इस तरह जो है इस नेफ्रॉन का काम है यूरिन को बनाने में। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जब यूरिन बनेगा तो डाइल्यूट यूरिन कब बनेगा और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कब बनेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है डेफिनेटली वो क्या है, वो है यूरिन। सो आपके पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको बॉडी रिमूव करना चाह रही है वो है यूरिन। तो जब हमने बात की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना है कि यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी या यूरिन की कॉम्पोजिशन कैसी होगी। तो याद रखिएगा हमारे पास दो तरह का यूरिन जो है वो बनाया जाएगा। या तो यूरिन बनाया जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड या यूरिन बनाया जाएगा डाइल्यूट। दो तरह के यूरिन बनाए जाएंगे। तो आइए जरा अगर हम इनको आगे देखें, यूरिन की बात हुई हमारी कि जी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है यूरिन जो बनाया जाएगा, तो अगर तो वो मेरे पास है कॉन्सेंट्रेटेड तो क्या होगा, और अगर वो मेरे पास है डाइल्यूट तो क्या होगा। अब इन बातों को जरा आप गौर से सुनिएगा। मैं कहता हूं जी मेरे पास यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मैक्सिमम सॉल्ट होंगे और मिनिमम क्या होगा, वाटर होगा। और अगर मैंने कहा डाइल्यूट तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास इसमें क्या होगा, इसमें मेरे पास होगा मैक्सिमम वाटर और मिनिमम मेरे पास यहां पे क्या होगा, सॉल्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब बनाया जा रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड में इस सिचुएशन में आप देख लीजिए वाटर को क्या करवाया जा रहा है, कंजर्व करवाया जा रहा है। और जब यहां पे डाइल्यूट यूरिन बनाया जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वाटर को रिमूव करवाया जा रहा है।
और उस दौरान सॉल्ट को क्या किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी को बॉडी से रिमूव करवा रहे हैं मैक्सिमम, इसका मतलब बॉडी में पानी ज्यादा होगा। और अगर आप बॉडी से पानी जो है वो कंजर्व कर रहे हैं, नेफ्रॉन से पानी कंजर्व कर रहे हैं ताकि पानी को कम से कम खारिज किया जाए, इसका मतलब बॉडी में पानी की क्या होगी, कमी होगी। तो जरा अब इन बातों को आपने गौर से देखना है। पानी को करवाया जा रहा है कंजर्व, जब कंजर्व करवाया जा रहा है इसका मतलब बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी होगी। जब पानी की डेफिशिएंसी होगी तो सॉल्ट ज्यादा होंगे। अगर पानी कम और सॉल्ट ज्यादा हो तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट कौन सा था, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट था। तो अगर बॉडी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में है तो इसका मतलब सॉल्ट मैक्सिमम है, वाटर कम है, तो बॉडी मस्ट नीड टू कंजर्व वाटर और टू रिलीज सॉल्ट। तो जो यूरिन बनाया जाएगा वो कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जाएगा ताकि उसमें पानी कम से कम जाए, क्योंकि बॉडी में पानी कम है तो बॉडी क्या करेगी जी, पानी को रीअब्सॉर्ब कर लेगी नेफ्रॉन से। तो यूरिन आपका बना कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें सॉल्ट मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि बॉडी में सॉल्ट ज्यादा था तो उसे निकाला जाएगा। और वाटर को क्या कर लिया जाएगा, कंजर्व कर लिया जाएगा। और जब बात हो रही है डाइल्यूट यूरिन की तो इसका मतलब बॉडी पानी मैक्सिमम निकाल रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी किस इन्वायरमेंट को फेस कर रही थी, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को फेस कर रही थी। जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है इसका मतलब बॉडी में पानी ज्यादा है, सॉल्ट कम है, तो सॉल्ट को कंजर्व करवाया जाएगा, इसलिए कम से कम सॉल्ट रिलीज किए जाएंगे और पानी को मैक्सिमम रिलीज करवाया जाएगा। तो जो यूरिन बनेगा आपके पास क्या होगा, डाइल्यूट। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि यूरिन की फॉर्मेशन हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है तो ये यूरिन बनेगा, और अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो ये यूरिन बनेगा। और फिर आपने ये भी पहले देखा कि जब आपके पास डाइल्यूट यूरिन होगा तो डेफिनेटली वहां पे इन्वॉल्व कौन होगा, वहां पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगी, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का रोल होगा। और अगर हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन तो तब रोल किसका होगा, तब रोल होगा जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन का रोल होगा, जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन। तो ये दोनों नेफ्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होंगी। आइए जरा अब इनकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। सो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में कौन इन्वॉल्व है, हमने कहा जक्स्टा मिडुलरी इन्वॉल्व है, तो रोल होगा जक्स्टा मिडुलरी का, जक्स्टा मिडुलरी। काउंटर करंट के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होगी, काउंटर करंट अप्लाई होता है बिटवीन वेजा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले, इन दोनों के दरमियान जो है वो अप्लाई होता है जी काउंटर करंट। अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि काउंटर करंट क्या होता है और ये किस तरह अप्लाई होता है। ये देखिए जी, ये आपके पास लूप ऑफ हेनले है। अब लूप ऑफ हेनले को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। ये जो लूप ऑफ हेनले डाउनवर्ड जा रहा है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो अपवर्ड जा रहा है इसे बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। मैं आपकी आसानी के लिए इसको सेपरेट बना देता हूं। ये देखिए जी, ये जो हम बना रहे हैं ये आपके पास है जी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और जो एक लूप ऑफ हेनले जो है वो यू शेप बनाकर जब ये ऊपर जाता है तब ये क्या कहलाता है, तब ये कहलाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब जैसे ही ये असेंडिंग में कन्वर्ट होता है तो फौरन ये क्या हो जाता है, ये थिक हो जाता है। और जैसे ही ये डिसेंडिंग था ये क्या था, थिन था। तो मैं इसे बोल रहा हूं जी, ये मेरे पास है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये मेरे पास है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये दो मेरे पास लूप ऑफ हेनले के क्या हो गए, पार्ट। और मैंने कहा कि इनके सराउंडिंग में मेरे पास क्या है, वेजा रेक्टा है जो कि बिल्कुल पैरेलल रन कर रही होती है। तो ये देखिए जी, ये मेरे पास पैरेलल रन कर रही है वेजा रेक्टा, जिसने बाद में किस में चला जाना है, रिनल वेन में चले जाना है। अब जरा बात गौर से सुनिएगा, जब यहां पे ब्लड जो है वो मूव कर रहा है, ये देखिए जी, ये आया ब्लड
एफरंट से ग्लोमेरुलस, इफरंट से होता हुआ ऐसे जाना है और वापस आ जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड की डायरेक्शन जो है वो ये है, तो ये ब्लड की डायरेक्शन है, तो इस तरह ब्लड जो है ये मूव कर रहा है और यहां पे इस तरह ब्लड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब चेक कर लीजिए, यहां पे डाउनवर्ड और यहां पे अपवर्ड, और मेरे पास अगर मैं फिल्ट्रेट की बात करूं तो आपने कहा था जी ग्लोमेरुलस से पीसीटी से लूप ऑफ हेनले, फिर यहां से इधर जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके पास वेस्ट है वो यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ये देखिए जी, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये लीजिए, और फिर ये इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये लीजिए। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पे वेस्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ब्लड अपवर्ड मूव कर रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पे वेस्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो आपके पास ब्लड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, फिर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। यहां मटेरियल का भी एक्सचेंज होगा, इसे बोलते हैं काउंटर करंट, जो कि कौन कर रहा है, जक्स्ट्रा मेडुलरी में लूप ऑफ हेनले और वैजा रेक्टा कर रहा है। अब आपने बात गौर से सुननी है, ये जो हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, ये देखिए बहुत ज्यादा थिन है। जब ये बहुत ज्यादा थिन है तो ये परमीएबल होता है फॉर वाटर। तो हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है, इसमें एक होगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक है आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो आपके पास डिसेंडिंग है ये है परमीएबल फॉर वाटर और ये होता है परमीएबल फॉर सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स के लिए परमीएबल होता है। इसका मतलब ये हुआ परमीएबल मीन अलाउड टू गो। तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो हमने कहा था लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है इस जक्स्ट्रा मेडुलरी का। तो जैसे लूप ऑफ हेनले डाउनवर्ड आ रहा है, ये मेडुला के अंदर डीप आ रहा है। मेडुला में अच्छा खासा क्या होता है, यूरिक एसिड पड़ा होता है और बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एनवायरनमेंट होता है। तो फिर क्या होगा, अब वाटर जो है वो स्टार्ट टू मूव फ्रॉम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इनटू द ब्लड कैपिलरीज। तो पानी यहां से निकल कर कहां जाना शुरू हो जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास परमीएबल है फॉर वाटर। अब बच्चों गौर कीजिए, पानी जब डिसेंडिंग से निकलकर कहां आ रहा है, ये ब्लड कैपिलरीज में, तो वेस्ट नीचे जा रहा है, ब्लड ऊपर जा रहा है, पानी लेके वो ऊपर चला गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया काउंटर करंट अलोंग विद एक्सचेंज भी हो गया। तो यहां पे अब ये जो हमारे पास असेंडिंग है, जैसे ही वेस्ट नीचे आया मैक्सिमम पानी गुजर चुका है, मैक्सिमम पानी निकाला जा चुका है, पीछे आपके पास क्या रह गया, वेस्ट रह गया जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है। अब हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, सॉल्ट की। अब जैसे ही ये वेस्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो अब की बार इसमें से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, सॉल्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। और मैक्सिमम जो सॉल्ट यहां पे मैनेज किया जाता है वो कौन से हैं, सोडियम आयोन्स। तो सोडियम आयोन्स यहां से क्या किए जाएंगे, अपटेक किए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये डिफ्यूजन से जाएंगे? डेफिनेटली यहां पे अगर देखें तो कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा थी, तो इनको जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन यहां डिफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि लूप ऑफ हेनले यहां पे क्या हो गया है, थिक हो गया है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी यहां से पानी निकलेगा तो ये निकलेगा बाय डिफ्यूजन, और जब भी यहां से सॉल्ट निकलेगा तो ये निकलेगा बाय एक्टिव मैनर, यानी एनर्जी यूज होगी। अब होता क्या है, असल में ये जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये बहुत ज्यादा थिक हो गया है। अब सॉल्ट डिफ्यूजन से निकलना चाहिए था, लेकिन यहां पे देखिए जी डायमीटर जो है वो क्या हो चुका है जी, बढ़ चुका है, और ये जो है वो थिक हो चुका है। अब थिक होने की वजह से फिर क्या होगा, इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर अप्लाई होगा एल्डोस्टीरॉन। तो यहां पे अब हार्मोनल एक्शन शुरू हो गया, एल्डोस्टीरॉन, जो कि किसके ऊपर अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट करेगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर, और यहां से मैक्सिमम क्या निकलवाना शुरू कर देगा, सॉल्ट निकलवाना शुरू कर देगा। अब देखिए जी मटेरियल हमारा यहां से पानी निकल आया, यहां से सॉल्ट निकल आया, पानी मैक्सिमम निकल आया, सॉल्ट भी निकल गया। अब ये वेस्ट जो है वो लूप ऑफ हेनले के बाद कहां जाना है, डीसीटी। डीसीटी के बाद कहां जाना है, जाना है कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में चला गया, नेफ्रॉन कौन सी है, जक्स्ट्रा मेडुलरी। यूरिन कौन सा बनना है,
कॉन्सेंट्रेटेड यानी मैक्सिमम वाटर को क्या करना है, कंजर्व। अब की बार रिलीज करवाया जाएगा ADH, जिसे आप पढ़ते हो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करवा दिया जाएगा, रिलीज करवा दिया जाएगा। और इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट है। कुछ जगहों पर जो है वो DCT भी लिखा हुआ है, लेकिन मेजर रोल इसका किसके में होता है जी, कलेक्टिंग डक्ट। याद रखिएगा ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये होती है इम्परमिएबल फॉर वाटर, ये वाटर को बाहर जाने नहीं देती। लेकिन जैसे ही ADH आकर अप्लाई करता है इसके ऊपर ADH, तो फिर क्या करवाया जाता है, मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब करवाया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में भी। अब कलेक्टिंग डक्ट में एक्वापोरिन नामी प्रोटीन्स होती हैं, एक्वापोरिन, एक्वापोरिन्स। अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं जी, आके कलेक्टिंग डक्ट में अटैच होती हैं, पोर्स को ओपन करती हैं और मैक्सिमम वाटर को आउटफ्लो करवाया जाएगा ताकि वो पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जाना शुरू कर दे। और अब देखिए जी, पानी पेरीट्यूबुलर से भी मैक्सिमम निकलवा लिया गया। अब की बार जो यूरिन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस तरह मैक्सिमम पानी क्या करवा लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब। अब यहां पे ही देखिए, अगर मैं बात करूं मेरे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, तो यहां पे मेरे पास जहां जक्स्ट्रामेडुलरी था वहां मैं क्या लिखूंगा, वहां मैं लिखूंगा मेरे पास है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जहां मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है वहां मैं क्या लिखूंगा, वहां मैं लिखूंगा मेरे पास बनेगा डाइल्यूट यूरिन। जब डाइल्यूट यूरिन होगा तो लूप ऑफ हेनले छोटा है, वैसा रेक्टा नहीं होगी, तो हमारे पास फिर वो भी नहीं होगा काउंटर करंट। जब काउंटर करंट भी नहीं होगा तो वाटर जो है वो मिनिमम कंजर्व किया जाएगा। जब मिनिमम कंजर्व किया जाएगा तो मैक्सिमम वाटर को क्या करवा दिया जाएगा, रिलीज करवा दिया जाएगा। तो वहां पर ज्यादातर किसका रोल होगा, सिर्फ हार्मोन का एक्शन होगा, वहां पे काउंटर करंट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वहां पे वैसा रेक्टा नहीं है। वहां सारा काम कौन कर रही होगी, पेरीट्यूबुलर ही कर रही होगी, और वहां पे ज्यादातर हार्मोन जो है वो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के चक्कर में आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम वाटर को क्या करवा दिया जाएगा, रिलीज करवा दिया जाएगा। और जक्स्ट्रा में मैक्सिमम वाटर को क्या करवा लिया जाएगा, कंजर्व करवा लिया जाएगा। तो इस तरह इन दोनों नेफ्रॉन्स को यूज करते हुए वाटर का अपटेक या वाटर का रिलीज करवाया जाता है और यूरिन को जो है वो बनाया जाता है या तो कॉन्सेंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट। और कितना को वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, मैमेलियन किडनी में 99.5% वाटर जो है वो क्या करवा लिया जाता है, कंजर्व करवा लिया जाता है। तो इस तरह ये जो था वो आपका नेफ्रॉन का फंक्शन कंप्लीट हुआ इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कि डाइल्यूट भी हो सकती है और कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकती है। आइए जी नेक्स्ट हम जरा बात करते हैं अब नॉर्मलिटी जो किडनी से रिलेटेड हमें फेस करना पड़ती है। तो बात करते हैं जी किडनी स्टोन की। किडनी स्टोन, अब किडनी स्टोन क्या है, डेफिनेटली जो नेफ्रॉन्स है इन्होंने क्या करना है, यूरिन की फॉर्मेशन करनी है, ब्लड को फिल्टर करना है ताकि प्रॉपर जो है वो वेस्ट को क्या कर दिया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फिल्ट्रेशन है इज नॉट प्रॉपरली डन, और उससे क्या हुआ, स्टोनी मैस, यानी जो वेस्ट वगैरह हमने सेपरेट किए वो प्रॉपर डिस्पोज नहीं हुए और वहां पे वो अकैमुलेट होना शुरू हो गए। तो क्या होगा, स्टोनी मैस स्टार्ट टू अकैमुलेट, पहले तो जमा होना शुरू हो गए, देन स्टक इन दी ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन के अंदर वो स्टक हो गए, किडनी के अंदर वो स्टक हो गए, नॉट प्रॉपरली डिस्पोज, और प्रॉपरली वो डिस्पोज नहीं हो पा रहे, डिस्पोज, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू किडनी स्टोन। तो ये आपके पास जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया जी, ये स्टोन में कन्वर्ट हो गया, और उससे क्या होगा, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो ज्यादातर स्टोन काज करते हैं, सपोज कीजिए मैं कहता हूं बॉडी के अंदर हाई ब्लड कैल्शियम, कैल्शियम का लेवल बहुत हाई हो गया तो उसे बोलते हैं हाइपर
कैल्सीमिया। मैं कहता हूं जी हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट, ऑक्सलेट का लेवल हाई हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर ऑक्सैलरिया। और सपोज कीजिए अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो तब आपके पास बनेगा कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि सबसे बड़ी काज है किडनी स्टोन का, सबसे बड़ा किडनी स्टोन है। सबसे मेजर जो परसेंटेज मिलती है किडनी स्टोन की वो यही होती है। 70% किडनी स्टोन जो होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। और ऑक्सलेट आता कहां से है, ऑक्सलेट होता है जी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर जैसे कि आपके पास हो गया वो साग वगैरह, पालक वगैरह। इसके अलावा टमाटो वगैरह का जो होता है ना आउटर कवरिंग जो होती है छिलका, उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सलेट होता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, जो प्रॉपरली जो है वो बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये जो है हमारे पास बड़ी काज करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्टोन है बॉडी के अंदर वो है कैल्शियम ऑक्सलेट का, जो कि 70% है। इसके बाद 10% जो चांस है वो है जी आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट के, फॉस्फेट के। और 5% जो किडनी स्टोन है आर यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन। तो ये जो हमारे पास मैक्सिमम स्टोन्स है जिनकी जो है वो हमारे अंदर जो है वो किडनी के अंदर जो है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब इनको रिमूव करने का मेथड, एक तो बड़ा आसान मेथड है कि मैक्सिमम पानी को यूज किया जाए। मैक्सिमम आप पानी पिएंगे तो स्टोन ब्रेक हो जाता है और बॉडी से डिस्पोज हो जाता है। 90% जो है वो पानी से ही रिमूव हो जाते हैं, 90% से भी ज्यादा चांसेस होते हैं रिमूव होने के। लेकिन अगर वो स्टोन जो है वो स्टक हो गया है, बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा, तो दो मेथड है, या तो आप उसका सर्जिकल मेथड अडॉप्ट करें या नॉन सर्जिकल मेथड अडॉप्ट करें। हमारे जो सिलेबस में है वो है जी नॉन सर्जिकल मेथड। तो आइए जी, नॉन सर्जिकल मेथड जो है टू रिमूव किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, उसका नाम है हमारे पास लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी। अब इस लिथोट्रिप्सी में हम करते क्या है, इसमें हम एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज शॉर्ट रेडिएशंस, और वो होंगी जी डेफिनेटली यूवीज को, सॉरी एक्सरेज को, एक्सरेज को, जिनकी बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ होगी ऑन किडनी। तो ऐसा नहीं होता कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो आपके पास रेडिएशन जा रही है वो एक्स रेज जा रही है, तो अल्ट्रा सोनिक वेव्स होती हैं बाय नेचर, और अल्ट्रासाउंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड की मशीन बॉडी के अंदर नहीं डाल दी जाती, ये इट विल रिमेन आउटसाइड, तो बॉडी से बाहर होगी और वो क्या करेगी, वेव्स एमिट करेगी। अब ये जो वेव्स हैं जैसे ही किडनी में जाएंगी एग्जैक्ट स्टोन के ऊपर, तो इस स्टोन को क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा सैंड पार्टिकल के अंदर, और ये फिर यूरिनेशन के जरिए बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो एक्सरेज एमिट की, जो बहुत छोटी रेडिएशंस वाली थी, वो गई, इन्होंने जाके स्टोन को ब्रेक किया, स्टोन को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना दिया, यानी सैंड्स में कन्वर्ट कर दिया। यूरिनेशन से वो सैंड क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। इस तरह ये नॉन सर्जिकल मेथड है फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस के कुछ पॉइंट, और नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे जो बहुत छोटा सा यूनिट है, विच इज रिप्रोडक्शन। सो इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।